हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है 1001 का पार्ट 8। इसमें हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो पहले ग्लोबलाइजेशन और सोसाइटी को किस तरीके से हम देख सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला है, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है जो कि आता है किस किन चीज़ों का इंटीग्रेशन या फिर इंटरचेंज हमको देखने को मिलता है यहाँ पर वर्ल्ड व्यू का, प्रोडक्ट्स का, आइडियाज़ का, इसके अलावा अदर एस्पेक्ट जो भी हैं कल्चर के, जैसे कि अगर हम बात करें किस तरीके से कल्चर का डिफ्यूज़न हमको देखने को मिलता है, कल्चर का प्रसार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमको ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी इंटीग्रेशन है जहाँ पर कि जो दूरी है और समय है वो घट जाता है और कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी क्या हो जाती हैं, बहुत करीब आ जाती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो भी हमारे टूल्स हैं, चाहे हम बात करें टेलीफोन की, मोबाइल फ़ोन्स की, या फिर पहले जब हम बात करते हैं प्रोटो ग्लोबलाइजेशन एरा की, तो वहाँ पे टेलीग्राफ हैं या फिर अन्य तरीके के साधन थे, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का कार्य किया। मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो ग्लोबलाइजेशन है वो शब्द ग्लोबलाइज से मिल के आया है, जिसका अगर अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल नेटवर्क बनना, किसका, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का। सबसे पहला यूसेज जो इसका किया गया था नाउन के रूप में 1930 में पब्लिकेशन आया था, टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन। वहाँ पर कि किस तरीके से इसने ह्यूमन एक्सपीरियंस को एजुकेशन में किस तरीके से चेंज किया है उसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा एक और रिलेटेड टर्म है जो कि आप याद कर सकते हैं, जो कि है कॉर्पोरेट जायंट्स। ये टर्म चार्ल्स टेजे रसेल ने 1897 में कॉइन किया था और यहाँ पर ये जो टर्म था उसका कहने का मतलब था कि जो बड़े बड़े नेशनल ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइज होते हैं उस समय की, तो तब ये शब्द यूज किया था। 1960 में ये दोनों टर्म हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे इकोनॉमिस्ट के द्वारा यूज होने लगे। अब जो ये टर्म है, हालांकि ये सिनोनिमस हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से संबंध रखते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरीके से इंगित नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव की मेनली बात कर रहे हैं। अब स्वीडिश जर्नलिस्ट हैं थॉमस लार्सन, उनकी एक फेमस बुक है, बुक का नाम है द रेस टू द टॉप, द रियल स्टोरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वहाँ पर वो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देते हैं और ये डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि जो पूरी दुनिया है वो श्रिंक हो रही है, वो सिकुड़ रही है, और जो भी दूरियां हैं और करीब आ रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं। इसके अलावा इस एरा में हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रहने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और दोनों साझा जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग की जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि वे सारी प्रोसेस जहाँ पर कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी, जहाँ पर कि एक सोसाइटी के रूप में सारी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी पे मार्सेल मैकलुहान करके एक इंसान आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है मार्सेल मैकलुहान, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल विलेज। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वैश्विक गांव जहाँ पर की चीज़ें इतनी नज़दीक हो जाए, ICT के टूल्स के माध्यम से लोग जो समय और दूरी है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन साथ में ICT के टूल्स दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो हमको दूरी ही फील नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन कब आया, क्या ये अभी ही हम देख रहे हैं या फिर ये थोड़ा फिनोमेना थोड़ा सा पुराना है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं किस तरीके से जो अलग अलग देश हैं वो किस तरीके से एक साथ आ रहे हैं, और वो एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, जो गुड्स हैं उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया सिकुड़ रही है। तो ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी हम देख रहे हैं, अभी इसकी गति बहुत तीव्र हो चुकी है। जब हम ऑब्सिडियन ट्रेड की बात करते हैं न्यूलिथिक एरा में 1600 से 300 बिफोर क्राइस्ट, तो तब भी ये चीज़ें थी जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत
पुराना फिनोमिना है। इसके अलावा एक फेमस एग्जांपल सिल्क रोड का अगर हम देना चाहें तो सिल्क जो रोड थी वो चाइना से जावा, इंडियन ओशन, सोमालिया, अरेबिया, इजिप्ट और फिर यूरोप को होकर जाती थी। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि सिल्क रोड के माध्यम से भी पूरा जो एशिया और यूरोप दोनों कनेक्टेड था। और ये हो कब रहा है? बहुत पहले, ठीक है, अभी से काफ़ी पहले सिल्क रोड जब कहते हैं हम ओल्ड चाइना हमको देखने को मिल रहा है, तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा 5000 BC तक ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड थे, ठीक है, इनकी जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले। और कनेक्शन जो चाइना और यूरोप के थे वो अलेक्जेंडर के टाइम पे भी स्टेबलाइज हुए थे, ठीक है। आपको बताया कि अलेक्जेंडर इंडिया भी आया था तो 330 BC पे। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है ऐसा नहीं कि बहुत नया है। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, मेनली हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यानी कि किस तरीके से जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, दुनिया जुड़ी रहती थी, वो काफ़ी पहले समय से हो रहा है। इसके अलावा मार्क पोलो जैसे इंसान और क्रिस्टोफर कोलंबस ने, उनका तो ऑक्यूपेशन था दूसरे देशों को खोजना। पहला एरा जो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का, जब हमने ये बात की कि सारा ग्लोब इनकम्पास हो गया, सारा ग्लोब बहुत पास आ गया, तो वो बिगेन हम देखते हैं 19th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। फॉर्मली जब हम ग्लोबलाइजेशन की, जो अभी का ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो 19th सेंचुरी में हमने रैपिड ग्रोथ देखी इंटरनेशनल ट्रेड की, किस किस के बीच में? बिटवीन द यूरोपियन इम्पेरियल पावर्स के बीच में। तो यहाँ से कहने की जो चीज़ें थी वो और भी बेहतर होती गई। उसके बाद ये प्रोसेस सेवरली मतलब बहुत बार इंटरप्ट हुई जब वर्ल्ड वॉर 1 दुनिया ने देखा, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, और काफ़ी स्लो होगी 1950s तक। लेकिन उसके बाद इस प्रोसेस ने, ग्लोबलाइजेशन की इस प्रोसेस ने अपनी रफ्तार पकड़ी। और इसमें क्या क्या मेन ड्राइविंग फोर्सेस थे जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन की हम यहाँ पर मेनली अभी तक जो बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कैपिटल फ्लो, ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, ट्रेड का उदारीकरण हमको देखने को मिला, चीफ ट्रैवल हो गया, कैपिटल फ्लोज, लेस रिगरस इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और मार्केटिंग के माध्यम से जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है या फिर ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। अब एक शब्द आता है प्रोटो ग्लोबलाइजेशन। जब भी हम शब्द प्रोटो की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी, जब कोई न कोई रिटर्न रिकॉर्ड था, उससे पहले का काल, यानी कि आदम। तो आदम ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं, वैश्वीकरण बोल सकते हैं। प्रोटो ग्लोबलाइजेशन या फिर अर्ली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा पीरियड था जो कि लगभग 1600 से 1800, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी तरह नहीं आया है, इस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आज है, लेकिन उसका एक प्रारंभिक स्वरूप, तो उसे हम कहेंगे प्रोटो ग्लोबलाइजेशन। तो ये हिस्टोरियन हमारे A.G. हॉपकिंस और क्रिस्टोफर बेली के द्वारा ये कॉइन किया गया था, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये टर्म डिस्क्राइब करता है किस तरीके से इंक्रीजिंग हमारा ट्रेड लिंक्स हुआ और कल्चर एक्सचेंज हमको देखने को मिला। और जो सो कॉल्ड अभी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है वो 19th सेंचुरी से हमारा स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग है वो 1600 to 1800 हो चुकी थी। प्रोटो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से मैरीटाइम यूरोपियन एम्पायर से रिलेटेड था, जहाँ पर कि जो व्यापार किया जाता था मिल शिप्स के माध्यम से बड़े बड़े आयात और निर्यात गुड्स का किया जाता था। और जैसे कि हम देखते हैं कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने भी कॉलोनी बनानी स्टार्ट की, पुर्तगीज़ और डच ने भी क्या बनानी शुरू की, कॉलोनीज बनानी शुरू की। वहाँ से कहीं ना कहीं एक ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हमको देखने को मिली, भले ही वो एक कॉलोनियल रूप में थी। देन मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट होता है? 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन ने एक मॉडर्न रूप लिया। हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये अलाउ किया कि हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन कर सकें, हाउस होल्ड आइटम्स को बहुत मास प्रोडक्शन कर सकें। तो जब मास प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसको हमको सिर्फ अपनी ही मार्केट में नहीं, लेकिन बाहर की मार्केट में भी उन चीज़ों को ले जाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, एक तरीके से मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 19th सेंचुरी से। और
जो ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन था वो तो स्टार्ट हो गया था हमारा 1820 टू 1850, ठीक है, यानी कि 19th सेंचुरी का अब स्टार्टिंग फेज ही है। वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिशियन ने ब्रिटेन वुड एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि गवर्नमेंट, मेजर गवर्नमेंट्स जो भी तब की गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने देखा किस तरीके से हम एक इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी बनाएं, एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति बनाएं कॉमर्स और फाइनेंस के लिए, और इस तरीके से कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकें। और यहीं से एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं गेट, जो कि था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, किस तरीके से ट्रेड होगा, कितना टैरिफ लगेगा, इन सारों के लिए गेट आया। अब ये जो GATT है, गेट है, ये 1995 में WTO के नाम से हमको देखने को मिला, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया, WTO कर दिया गया 1995। अब ये क्या करता था, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम था दुनिया भर में, उसको मैनेज करने का कार्य करता था। अलग अलग एस्पेक्ट हमारे हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। पहला तो है कि ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से अलग अलग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ग्लोबली फैले हुए हैं। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, सोशियो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल नेचुरल इन्वायरमेंट, ग्लोबल वर्कफोर्स और इंटरनेशनल माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग कंपोनेंट के रूप में हमको दिखाई देते हैं। पहला है कि ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अभी जो ज़माना है वो MNCs का है, मल्टी नेशनल कंपनीज, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज वही कंपनीज होती हैं जो कि एक देश से अधिक देशों में ऑपरेट कर रही होती हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करें तो वो इंडिया पे भी है, USA पे भी है, UK पे भी है, यानी कि बहुत सारे देशों में है। तो ये एक ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हमको देखने को मिलेगा। या फिर हम बात करें जैसे फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, LG है, सोनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। दूसरा आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इसमें कैपिटल, गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेशनल बाउंड्री के पार क्या होता है, एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है। और इस एक्सचेंज से किसी देश की GDP, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस देश में रहने वाले लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया उसको दिखाने के लिए GDP हमारा है, तो GDP में भी योगदान देता है। अगला है इंटरनेशनल टूरिज्म। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने टूरिस्ट को इस तरीके से डिफाइन किया है, टूरिस्ट वो होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और स्टे करते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ठीक है, और कब तक, फॉर नॉट मोर देन 1 कंसेक्यूटिव ईयर फॉर लेजर, बिजनेस एंड अदर पर्पस। तो 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते जब भी हम टूरिस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन के दौर पे अलग अलग टाइप का टूरिज्म हमको देखने को मिल रहा है। एग्रो टूरिज्म है, बर्थ टूरिज्म है, कलनरी टूरिज्म है, कल्चर, इको टूरिज्म, एक्सट्रीम टूरिज्म, जियो टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल, नॉटिकल, पॉप कल्चर, रिलीजियस, स्लम, वॉर, वाइल्ड लाइफ। तो अलग अलग टाइप के हमने टूरिज्म के सेक्टर भी डिफाइन किए हुए हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हम बात करें तो सबसे इसका फेमस एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ओलंपिक गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप। तो ये सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक ग्लोबलाइजेशन के कारण का एक एग्जाम्पल है। सोशो कल्चर ग्लोबलाइजेशन में हम देखेंगे किस तरीके से लोगों के बीच में क्रॉस कल्चर कॉन्टेक्ट्स बड़े हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सुशी है, ठीक है, वो जर्मनी पे भी अवेलेबल है, लेकिन मेनली सुशी जो डिश है वो कहाँ की है, जापान की है। इसी तरीके से इंडिया की कोई डिश जो कि इंडिया में बनती है वो अगर विदेश में भी है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि सोशियो कल्चर ग्लोबलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। इसके अनेक और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट एक प्रोडक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन का, एक उत्पाद भी है ग्लोबलाइजेशन का, साथ में साथ एक कैटलिस्ट भी है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी चीज़ की दर को या तो बहुत मंद कर देंगे या फिर बहुत बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप आग में घी डालते हो तो घी एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करेगा और आग को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरीके से
इंटरनेट के कारण ग्लोबलाइजेशन में एक हमको बूम देखने को मिली, ठीक है, बहुत अधिक ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ग्लोबल वर्कफोर्स की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मल्टीनेशनल एक कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर्स अलग अलग देशों में हो सकते हैं। जब सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर दिखा रहे हैं। तो ये ग्लोबल वर्कफोर्स का एग्जाम्पल है। और अभी की दुनिया में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो ये इसका प्रचलन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमाएँ हो सकती हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ये हम देखते हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। इसमें ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन हमको देखने को मिला, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हमको देखने को मिला। सोशल फोर्सेस क्या क्या थे, तो इसमें कंज्यूमरिज्म कि अधिक से अधिक आपको उपभोग करना है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर टेस्ट में एक तरीके से कन्वर्जेंस हमको देखने को मिली। और एजुकेशन और स्किल्स के द्वारा भी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई दी। इकोनॉमिक कौन से फोर्सेस थे, तो इकोनॉमिक फोर्सेस में इंक्रीज इनकम हुई, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज हुआ, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स में तेजी आई, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ा, ठीक, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट अमेरिका में। इसके अलावा पॉलिटिकल फोर्सेस में कई ट्रेड बैरियर को कम से कम किया गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे कि हम इंडिया पे भी देखते हैं। तो ये है कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस। थियोडोर लेविट ऐसे मतलब बहुत सारे थिंकर्स में से ऐसे पहले थे जिन्होंने कि बस एकेडमिक रूप में ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी जब क्या हो, सिर्फ आपकी इकोनॉमी जैसे एक देश की इकोनॉमी है तो सिर्फ उसी देश पे निर्भर न होकर और देशों से भी उसको फ़र्क पड़े, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसको मॉनिटर करने के लिए हमारा एक है IMF, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि क्या देखता है वर्ल्ड पे इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ पर उनको और अधिक किसकी ज़रूरत है, और अधिक करेंसी की ज़रूरत है या फिर और अधिक पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उनको क्या किया जाता है, बैलेंस आउट किया जाता है। इसी प्रकार से IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक के नाम से क्या हुआ, रिनेम्ड हुआ। यह भी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर एक्टिविटीज अच्छे से हो पाए। इसके अलावा G8 जो कि है जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको कि बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया WTO, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स देता है। इसके अलावा ये एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी लाने का प्रयास करता है वेस्टर्न नेशंस में। अब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में हम जब बात करते हैं तो तब हम ये बात करते हैं कि जो एक स्टेट की, ठीक है, जो पावर है वो डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ में चेंज होती हुई हमको दिखाई देती है। ग्लोबलाइजेशन ने सिग्नल किया है द एंड ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब कि एक देश का अगर कोई डिसीजन है, ठीक है, अगर कोई कंट्री A है तो हमेशा से उसके इंटरनल मामलों पे कोई दखल नहीं दे सकता है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो फिक्स होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं दूसरा देश भी या फिर और देशों की इकोनॉमी भी किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करती है, उसके पावर डायनेमिक्स को भी प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी में किस तरीके से, तो हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब जो कि बहुत अधिक एक्सपैंड हुई, सिलिकॉन वैली 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। इसके अलावा इंडिया की जब हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है बेंगलुरु का। और कंप्यूटर्स ने अब क्या करना शुरू कर दिया, मनी को पूरी दुनिया में सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर दिया और एक फाइनेंशियल क्षेत्र में क्रांति ला दी। नेक्स्ट है कल्चर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में जब आप कल्चर का ट्रांसमिशन होता है एक देश से दूसरे देश, तो इसे हम बोलते हैं कल्चर ग्लोबलाइजेशन। अब कल्चर ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक हम टर्म्स हमारा आता है जो कि है कल्चर इम्पेरियलिज्म, ठीक है। इम्पेरियलिज्म मतलब कि एक पर्टिकुलर कल्चर की दूसरी कल्चर पर डोमिनेंस को हम बोलते हैं कल्चर इम्पेरियलिज्म। जिसके हमको हॉलीवुड मूवीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज की डोमिनेशन दिखाई देती है, इंग्लिश कल्चर का डोमिनेशन दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। स्टिग्नर जब आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कि जो वाइडली सेट आइडियाज़ हैं, पैटर्न बिलीफ हैं, गाइडिंग नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं,
जो कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा क्या एक्सेप्ट किए जाते हैं, ट्रूथ एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनको सत्य मान लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजिकली भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर से को निकलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम ट्रेड की बात करें, गुड्स और सर्विसेज की बात करें, तो आप टीवी चाइना से ले सकते हो, कार जापान से, क्लोथिंग्स इंडोनेशिया से या फिर इटली से। तो इस तरीके से आप कहीं से भी कुछ भी क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। कैपिटल में बात करें तो आप एक बैंक अकाउंट अपना स्विस बैंक में खोल सकते हो, आप जापान में खोल सकते हो, आप किसी अमेरिकन कंपनी का स्टॉक ले सकते हो। तो ये है कैपिटल किस तरीके से हो रहा है। पीपल, इमिग्रेंट्स हैं वो एशिया में आते हैं, कभी कभी आप यूरोप जा सकते हो, एशिया जा सकते हो, साउथ अमेरिका जा सकते हो। कम्युनिकेशन कॉल्स और ईमेल्स के माध्यम से बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कल्चर की अगर हम बात करें तो आप एक ब्राज़ीलियन म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है, आप एक अफ्रीकन म्यूज़िक सुन सकते हो। तो इस तरीके से भी हम पास और अधिक पास आए हैं। इसके अलावा जब भी हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो कभी भी लिखा रहता है चाइनीज़, थाई, इथोपियन, इंडियन, तो अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये है ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अकाउंटेबिलिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इक्वालिटी और इनक्वालिटी रहती ही है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, रिकग्निशन, ट्रेड वर्सेस एड, आउटसोर्सिंग, ब्रांड्स, एक्सप्लोटेशन, ग्रोथ, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, मोनोपोली ऑफ पावर भी देखने को मिलती है कुछ देशों की, कैपिटलिज्म, कल्चर, फ्री ट्रेड, टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट की जहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब एक सवाल हमारे सामने उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो इसके दोनों पहलू है। पॉजिटिव में देखें तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इसने चेंज किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाया है, लेकिन वहीं इससे बहुत सारे लोगों की जॉब छीनी है, ठीक है, जिससे कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है। ग्लोबल कंपटीशन ने क्रिएटिविटी और जो हमारा क्या है, इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन वहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में इसने जो ट्रेडिशनल कल्चर थे, जो एक छोटा कल्चर था, उसकी जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, उसकी जो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स था, उसको ख़त्म करने का कार्य किया है। ग्रेटर एक्सेस हमको मिला है फॉरेन कल्चर का, मूवीज़ का, म्यूज़िक का, फूड का, क्लोथिंग का और अन्य सारी चीज़ों का। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे जो टेररिस्ट भी हैं वो भी आप ग्लोबली कनेक्टेड रह सकते हैं, अलग अलग ऐप्स के माध्यम से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बनी है। लेकिन दूसरा नेगेटिव जो नुकसान है, हम कह सकते हैं कि इससे इन्वायरमेंट और लोगों की सिक्योरिटी पे, एक डायरेक्ट सेफ्टी पे डायरेक्ट ही फ़र्क पड़ा है। ठीक, अब इंडिया कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स लिए गए, रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए। तो पहली चीज़ तो डिवैल्यूएशन, यानी कि अपनी जो करेंसी है उसके मूल्य में गिरावट करना। तो इंडिया पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, जब इंडिया के पास फॉरेन जो इंपोर्ट्स थे उसको चुकता करने के लिए भी बहुत कम धन बचा था, उसके पास इतना कम धन था कि वो सारी चीज़ों को खरीद नहीं पाती। तो इसके लिए इंडिया ने एलपीजी के द्वार खोले, जो कि था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट एक चीज़ है कि जब गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां थी उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी प्रदान की और अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने का कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा एफडीआई को क्या देना, एफडीआई को अलाउ करना, इंडिया की जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, ट्रेड कर सकें। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम देखते हैं कि सोसाइटी के बारे में कुछ। तो जब हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं तो सोशलॉजिकली अगर हम देखें तो सोशलॉजी में सोसाइटी का गेरहार्ड लेंस्की करके हमारे सोशलॉजिस्ट हैं जिन्होंने की सोसाइटीज़ को अलग तरीके से अलग लेवल्स में डिफाइन किया है, टेक्नोलॉजी के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे और इकोनॉमी के आधार पे। तो ये हंटर एंड गैदरर्स हैं सबसे पहले, सिंपल एग्रीकल्चर, एडवांस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और स्पेशल, जैसे कि फिशिंग सोसाइटी या फिर मैरीटाइम सोसाइटी से हमें कहते हैं। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट जो कि आप याद कर सकते हो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के इवोल्यूशन को किस तरीके से लेंस्की ने बताया है। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी में हमारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो सकती है, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, वेस्टर्न सोसाइटीज़, इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी। तो कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि दुनिया के इकोनॉमीज़ का एक साथ इंटरकनेक्शन हो जाना, कल्चर्स की शेयरिंग होना, वैल्यूज़ की शेयरिंग होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है।
जो अभी का ग्लोबलाइजेशन है उसने हमारे हर एक्सपेक्ट पे, चाहे वो कल्चर हो, एजुकेशन हो, लाइफस्टाइल हो, मीडिया हो, फिल्म हो, इंडस्ट्री हो, सभी पे अपना प्रभाव डाला है। जब हम एफडीआई की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसने जब से रिटेल में आया है तो रुपीस और भी अधिक हमको क्या दिखाई दे रहा है, वीकर दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो ये था आज का हमारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आपको चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।